नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच के इस एपिसोड में हम अशोक वानखड़े जी से बात करेंगे। अशोक वानखड़े जी देश के प्रतिष्ठित डेयर डेविल जर्नलिस्ट हैं, संपादक रहे हैं और बेबाक बात रखने के लिए जाने जाते हैं, ये आप सबको मालूम है। मगर आज जो बात करना है वो लद्दाख के बारे में, जो गोदी मीडिया जिस खबर को छिपाने की कोशिश कर रहा है, अशोक वानखड़े जी ने वो खबर को उजागर किया और उस पर काफी कुछ उन्होंने अपने चैनल पर से बात की है। इसलिए हमने उनसे अनुरोध किया था कि अशोक जी, आप हमारे साथ सीधू ने सट में भी आज जुड़िए। तो अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है दर्शकों की ओर से, मेरी ओर से। और ये सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और लद्दाख में जेन जी का ये जो हंगामा है वो पूरे देश में फैलने की आशंका से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें घबरा रही हैं, ऐसा लग रहा है, डरी है हुई है और न जाने क्या क्या करेंगे। आपके पास तो ज्यादा जानकारी होती है, सीधी जानकारी होती है, इसलिए आप हमारे दर्शकों को सीधी बात करें। अशोक जी। धन्यवाद हरि भाई जी। सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। हम तो हमेशा माता जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं, अम्बे से प्रार्थना करते हैं कि सबको सुखी रखो, लेकिन हमारे कामना करने से यदि होती तो बात अलग होती। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारी ही गलतियां हमारे ही सर पे बैठती है। और मुझे लगता है कि लद्दाख लेह ऐसा एक प्रदेश जहाँ गौतम बुद्ध को पूजा जाता है, और जहाँ बुद्ध है वहाँ युद्ध नहीं, जहाँ बुद्ध है वहाँ शांति, बुद्ध है वहाँ अहिंसा। महात्मा गांधी ने अहिंसा के रास्ते पे लड़ाई जीती, लेकिन अहिंसा का मार्ग महावीर गौतम बुद्ध इनके ही रास्ते से महात्मा गांधी तक आया था। लेह लद्दाख को कभी आपने आंदोलित होते हुए नहीं देखा होगा, सुना होगा। कम से कम मैंने तो नहीं सुना मेरे 40 साल के पत्रकारिता में। शांत प्रदेश, आप वहां पे भी जाइए तो लोग बोलते भी तो कान लगा के सुनने पड़ते हैं। लेकिन वहां आंदोलन हो, आंदोलन हिंसक हो, उसमें गोलियां चले और 5 युवा मारे जाए, यह देश के लिए बहुत बुरी खबर। लेकिन तकलीफ होती है कि लेह लद्दाख क्या सिर्फ भारत के नक्शे में हमारे साथ है? क्या मणिपुर भारत के नक्शे में हमारे साथ है? क्या जम्मू कश्मीर भारत के नक्शे में हमारे साथ है? क्या वहां के रहने वाले लोग भारतीय नहीं है? और यदि वो भारतीय है तो फिर इस देश के किसी भी कोने में कोई भी युवा की मृत्यु होती है, नींद नहीं आती, क्योंकि एक भाईचारा है। हम एक माँ के पुत्र है। मैं प्रधानमंत्री जैसा माँ भारती तो नहीं बोलता, लेकिन भारत माता का मैं पुत्र हूं तो वो भी है। बात कहां से शुरू हुई? जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लद्दाख की जनता हमेशा निग्लेक्टेड रहती थी, क्योंकि एक लोकसभा है, गिनी चुनी विधानसभा सीट से। तो जहां लोकसभा सीट नहीं, विधानसभा सीट नहीं, वहां नेताओं के चक्कर नहीं। भले ही लोग रहते हो वहां पे, वहां उनकी अहमियत नहीं, क्योंकि इस देश में अहमियत आप कितने लोग विधानसभा में और लोकसभा में आपकी वजह से कितना इंपैक्ट होता है, उससे होता है। तो वो हमेशा निग्लेक्टेड रहे। जम्मू और कश्मीर वैली और जो जम्मू है ऊपर, इनका हमेशा झगड़े चलते थे कि भाई जम्मू में हिंदू रहते हैं, मुसलमान उसमें है, हमको थोड़ा हिंदू मुसलमान होता है। लेकिन लद्दाख में तो हमेशा निग्लेक्शन रहा। फिर जब 370 हटा, 370 का सेक्शन हटा, माफ कीजिएगा, ये सरकार झूठ बोलती है, 370 हटाया, 370 नहीं हटा है, अभी भी है विधान अपने संविधान में। 370 का एक सेक्शन हटा, 35A हटा। जब ये चीजें हटी तब उनको प्रॉमिस दिया गया था कि बहुत जल्द, ये टेम्परेरी फेज है, बहुत जल्द आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा और आपके चुनाव भी होंगे, आपकी अपनी सरकार होगी।
लद्दाख की जनता ने, जैसे इस देश की जनता ने हम ये चुनावी जुमलों पे विश्वास रखते हैं, उन्होंने भी विश्वास रखा। अब बाकी जनता तो हम कभी 5 किलो अनाज मिल गया, कभी 3,000 रुपए अकाउंट में आ गए, कभी 600 रुपए अकाउंट में आ गए, तो उसी में खुश होते हैं। लद्दाख की जनता को लगा कि कई सालों बाद हमें एक भविष्य में आशा की किरण दिखती है, और यदि वहां तकलीफ हो रही है, वहां वादा खिलाफी हो रही है, सरकार हमको मूर्ख समझ रही है, तो उन्होंने शांति प्रिय रूप से आंदोलन शुरू किया, और ये आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहे हैं। कई बार लोग अनशन पे बैठे, फिर कोई गया, अनशन तुड़वाया, फिर लोगों ने विश्वास रखी। ये जो सोनम वांगचुक है, ये पर्यावरणविद है, पर्यावरण के लिए काम करने वाले हैं। ये शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। जो थ्री इडियट पिक्चर आई थी, जिसको पूरे देश ने सर पे उठाया, उस पिक्चर में आमिर खान ने जिसका रोल किया, वो वही है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक से ही ये थ्री इडियट पिक्चर बनी। जी। वो आज भी वहां एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। उनको लगा कि अलग राज्य होगा तो बहुत सारी चीजें होगी, और साथ में वो चाहते थे कि उनको शेड्यूल 6 में एनरोल किया जाए। शेड्यूल 6 में जैसे एनरोल हो जाते हो आप, आपको कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं, जिससे आप अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर को संरक्षित कर सकते हैं, जैसे कुछ आसाम, कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मिला हुआ है शेड्यूल में, क्योंकि आदिवासी बहुत है वहां पे। यहाँ पे भी आदिवासी कल्चर है। तो यहां तक हो गया कि सोनम वांगचुक ने लेह से दिल्ली तक पदयात्रा की, अपने मांग के लिए, अपने प्रदेश के क्षेत्र क्षेत्र के लोगों के लिए। वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं है, वो महात्मा गांधी के फॉलोअर है, जैसे हरि भाई है। और वो चले, वहां दिल्ली आए, तो दिल्ली में वो समापन करना चाहते थे जंतर मंतर पर, लेकिन दिल्ली के लोगों ने जंतर मंतर पर उनको परमिशन नहीं दी। दिल्ली के शासकों ने सर। शासकों ने, मतलब दिल्ली के लोगों ने, मतलब दिल्ली में जो शासित शासन है, हाँ। नहीं दी। मतलब आप इमेजिन करिए, जम्मू कश्मीर में मतलब जब कांग्रेस की सरकारें थी, तब नरेंद्र मोदी लाल चौक में जाके झंडा फहराए, तब उनको परमिशन दी जाती है। जब मुरली मनोहर जोशी दिल्ली से लाल चौक तक चले गए थे, साथ में उनके सारथी नरेंद्र मोदी थे। बाद में सारथी ने मेन सीट ले ली और उनको बेचारों को रथ से उतार दिया। तो लेकिन उस सोनम वांगचुक जैसे बिना राजनीतिक वाले व्यक्ति को जगह नहीं मिली, फिर अनशन पे बैठे। मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि आपको बताऊं कि हिंसक क्यों होते हैं लोग। जब वो अनशन पे बैठे, 15 दिन अनशन चला, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनमें से 2 लोग बहुत सीरियस हो गए, हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हुए। तो जो युवा है वहां पे, वो हंगामा कर गया। मैं हमेशा कहता हूं कि महात्मा गांधी भी आंदोलन में थे आजादी के, और भगत सिंह भी आजादी के आंदोलन में थे। कई बार इस सवाल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी सही थे या भगत सिंह सही थे। सही दोनों थे अपने जगह पे, फर्क उम्र का था। महात्मा गांधी एक प्रगल्भता लेके आए थे। महात्मा गांधी ने जीवन में बहुत एक्सपीरियंस लिया था। एक शांतिप्रिय आंदोलन के तहत महात्मा गांधी अहिंसात्मक तरीके से अपना आंदोलन करते थे। लेकिन महात्मा गांधी के आंदोलन के बाद भी, महात्मा गांधी के अनशन के बाद, महात्मा गांधी के इतने प्रयास के बाद भी, जब अंग्रेजी सरकार दमन करने से बाज नहीं आती, तो फिर भगत सिंह का खून उबलता है और वो हिंसात्मक हो जाता है। फर्क उम्र का है। हो सकता है भगत सिंह महात्मा गांधी की उम्र में होते तो शायद बम नहीं उठाते। ये जानिए आप, बेटे और बाप के बीच में हम जो बोलते हैं ना जनरेशन गैप, वो जनरेशन गैप था, इसलिए दोनों अपनी जगह सही थे। यह वांगचुक भी सही था, जो गांधी फिलोसॉफी पे अनशन पे बैठे हुए थे, और वहां जो भड़के हुए युवा थे कि उनको लगा कि ये क्या है, ये हमारे बुजुर्ग मर रहे हैं और सरकार को तवज्जो नहीं देती सरकार। वो गुस्से में आ गए। गुस्से में उन्होंने भाजपा का कार्यालय जला दिया। अब भाई साहब, भाजपा का कार्यालय जला दिया मतलब तो फिर प्रशासन ने गोलियां चलाई। बाद में पता पड़ा 5 लोग मर गए, 4 या 5 मर गए, जो भी आंकड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी में पढ़ रहा था, जो मरे हुए लोगों को गोलियां लगी हैं, उससे पता पड़ता है कैसे एटेंडम फायरिंग हो गया होगा। नहीं तो आंदोलन पे जब फायरिंग होता है तो वो
कमर के नीचे फायरिंग होता है, घुटनों पे लगती है गोलियां, Yes. पैरों पे लगती Yes. है, यहाँ सीने में और सर में गोलियां लगी हैं। आप समझ सकते हैं कैसा, क्योंकि क्योंकि ये तमाम पुलिस पागल हो जाती है जब बीजेपी के लिए कुछ कोई करता है तो, क्योंकि ये पुलिस बीजेपी की है, ना कि लेह लद्दाख की। उसके बाद जैसा ही ये हिंसात्मक हो गया आंदोलन, सबसे पहले वांगचुक ने कहा कि मैं अनशन वापस ले रहा हूं, मैं ये आंदोलन यही खत्म कर रहा हूं, मैं हिंसा में साथ नहीं देता। बिल्कुल महात्मा गांधी ने से कई बार हिंसात्मक आंदोलन होने के बाद अपना आंदोलन विड्रॉ किया। उन्होंने आंदोलन विड्रॉ किया और 1922 अपने गांव चोरी चले गए, चोरा। हाँ, चोरी चौरा, वो गांव चले गए। जब वो गांव चले गए अपने वापस, तो ये आंदोलन होने के बाद वो जो युवा भड़के, इससे दिल्ली के पैरों की जमीन खिसक गई। वांगचुक ने कहा ये जनरेशन जेन जी है, मतलब जनरेशन जेड है। अब जिन लोगों ने इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में डिग्रियां ली हैं, पता नहीं उस यूनिवर्सिटी में इनको कुछ क्या पढ़ाया जाता है। जेन जी ये राष्ट्रद्रोही का शब्द नहीं है। एक लेखक ने सामाजिक अध्ययन करते हुए जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन जेड, जनरेशन मिलेनियम, ऐसे अलग अलग जनरेशन को बांटा है। अल्फा जनरेशन जेड का मतलब, हाँ, जनरेशन जेड का मतलब है वो लोग जब पूरी डिजिटल क्रांति के समय ही पैदा हो गए। मतलब जब वो पैदा हो गए तो डिजिटल क्रांति चालू थी। और सिंपल उदाहरण में बताऊं, हमारी जनरेशन, हरि भाई की जनरेशन, हमने टेलीफोन देखा घुमाने वाला, फिर हमने हैंड फ्री देखा कि एक कमरे में टेलीफोन है लेकिन हाथ में दूसरे कमरे में जाके उसी में बड़ा अजीब लगता था। फिर हमने पेजर देखा, फिर हमने मोबाइल देखा, अब स्मार्टफोन आ गए। जिन्होंने जन्म हुआ, मेरे बेटे का जन्म हुआ तो स्मार्टफोन ऑलरेडी आ चुके थे। अब उस बेटे को फोन घुमाने वाला समझ में नहीं आता, पेजर के बारे में वो जानता नहीं, ऑर्डिनरी फोन के बारे में जानता नहीं। तो जो जनरेशन है जिन्होंने स्मार्टफोन ही देखा पैदा होते से ही, वो डिजिटल युग की जनरेशन मानी जाती है, उन्हें जेन जी कहते हैं। उनका माइंडसेट अलग है, क्योंकि एक छोटे से मोबाइल पे विश्व लेके घूमते हो, पूरे विश्व में उनको बता दिया जाता है कि भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, 1 मिनट के अंदर वो पूरा पढ़ते हैं। आप उनको नहीं बता सकते कि अरे वो अमेरिका में उस टाइम ऐसा हो गया था, बोला डोंट टॉक लाइक दिस, इट वाज नेवर दैट। 2 मिनट में बताता है कि दैट टाइम ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका एंड दिस मूवमेंट व्हाट यू आर टॉकिंग इट वाज आफ्टर 50 इयर्स। पापा थोड़ा टाइम मिस हो गया आपका। दैट इज जेन जी। दे आस्क क्वेश्चन, दे आर क्यूरियस, दे वांट रिजल्ट्स, दे वांट आंसर्स टू देयर क्वेश्चन। उनको यस, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। वो बुजुर्गों का लिहाज करने वाली, बुजुर्ग की इज्जत करते हैं, लेकिन सवाल जवाब में लिहाज नहीं करते। यदि आप प्रश्न जवाबदेही है तो जवाब दीजिए। उन लोगों ने जब वो जेन जी जब रास्ते में आती है तो फिर नेपाल होता है। तो उसने कहा कि ये आंदोलन हिंसक इसलिए हुआ कि जेन जी सुनने को तैयार नहीं, बस हो गया काम। वो निर्लज्ज एलजी आ गए स्क्रीन पे। उन्होंने कहा कि कुछ बाहर के लोग, मतलब नेपाल के लोग आके आंदोलन कर रहे हैं, उधर से लोग आके, बाहर के लोग आंदोलन कर रहे हैं, इंस्टेबल कर रहे हैं देश को, हिंसा नहीं हम करने देंगे। वो लोग अनशन करते मर जाते चल जाता, वो हिंसा नहीं है। बोला मेरा दरबार हमेशा खुला है, मैं मिलने के लिए तैयार। अरे तुम क्या दरबार खुला रखते हो? ये 15 दिन से अनशन करने गए थे, क्यों नहीं गए उनके पास मिलने? लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, इतना बड़ा नहीं है लेह लद्दाख, आप जाते उन अनशनकारी से बीच बात करते, वार्ता करते, बात करने का प्रयास करते। अब हिंसक होने के बाद आप सब भाग रहे इधर से उधर। अब उन्होंने वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया और उस वांगचुक के ऊपर आरोप लगाए कि ये जो हिंसा इन्होंने भड़काई। क्या भड़काई हिंसा? हिंसा के लिए उत्तरदायित्व भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने चुनाव में वादे किए और वादे निभाए नहीं। तो वादे क्यों नहीं निभाए, ये पूछने वाली यदि जनता रास्ते पे आती है तो ये वादा खिलाफी के लिए तुम पे केस होना चाहिए।
स्कूल कॉलेजेस बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है। अब उस वांगचुक के पीछे लग गए। जो कल तक हीरो था समाज का, उसे विलन बनाने का प्रयास चल रहा है। गृह मंत्रालय ने वांगचुक की एक संस्था है, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जो स्कूल चलाती है, का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। यह मैं आपको खबर बता रहा हूं। विदेशी अनुदान या दान के लिए जितने भी एनजीओ है, इनको एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन उन्होंने कैंसिल कर दिया। उस पर आरोप है कि तुम गलत फंड ले रहे हो, गलत फंडिंग का उपयोग कर रहे हो। सीबीआई ने वांगचुक की एक एनजीओ, हिमालय एनजीओ मतलब कोई धंधा नहीं खोल के रखा है उन्होंने, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसमें बच्चों को पढ़ाता है वो। एक हिमालय बचाने के लिए हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, एक उन्होंने खोल के रखा है हिमालय के पर्यावरण के लिए। उसकी जांच शुरू कर दी कि तुमको विदेश से फंड आ रहा है। ठीक है, सारे अकाउंट वो कर रहे हैं। अब वांगचुक का कहना है कि सीबीआई केवल 2022-24 के खातों तक की जांच करनी थी। सीबीआई ने जो नोटिस दिया उसमें 2022 और 24 के खाते चाहिए हमको बोला, लेकिन जब सीबीआई पहुंची तो बोले 20, 21, 22 सारे पुराने सब लेके आओ। जो कोई संबंध नहीं, ऐसे भी कागज मांग रहे हैं। ये बोले हम दे रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं, जो चाहिए वो ले लो भाई। पहले स्थानीय पुलिस से उनके खिलाफ राजद्रोह का केस लगाया। अब पुरानी 4 साल पहले किसी का केस है कि इन्होंने, ये एक मोडस ऑपरेंडिस है वर्तमान सरकार के। ये हरिभाई से तकलीफ हो रही है, फिर हरिभाई क्या कर रहे हैं, वो हरिभाई एक स्कूल चला रहे हैं, तो किसी स्कूल से एक निकाला हुआ आदमी पकड़ते और उसको बोलो कि हरिभाई ने हमको तनख्वाह नहीं दी 2 महीने की, डाल दो एक एफआईआर। हरिभाई के चक्कर चालू पुलिस स्टेशन के। ऐसा ही इनके खिलाफ कि 4 साल पहले एक शिकायत थी, उसको फिर से खोला कि तुमने मजदूरों को वेतन नहीं दिया। फिर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट थी HIAN, इसको सरकार ने जमीन का पट्टा दिया था। जो जमीन का अलॉटमेंट है उसमें लिखा हुआ था इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अब वो कह रहे हैं कि भाई इसकी तुमने लीज रकम जमा नहीं की, जमीन वापस करो। वो एग्रीमेंट लेके बैठे कि भाई इसमें तो कोई पैसा कितना दूं ये तो भी तो बताओ मुझे। एग्रीमेंट में तो कुछ लीज अमाउंट भी नहीं लिखा है। फिर आयकर विभाग से नोटिस आया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सीबीआई की जांच चल रही है उसमें। लद्दाख में तो टैक्स ही नहीं है। क्या बात है। लद्दाख में टैक्स नहीं है, लेकिन अच्छे शहरी होने के नाते स्वयं ये टैक्स रिटर्न भरते हैं। वाह। उसके बावजूद नोटिस आया। ऐसे कई चीजें हैं। और उनका ये कहना है कि भाई मैंने इनको बोला कि मुझे विदेश से फंडिंग नहीं चाहिए, तो मैंने एफसीआर लिया नहीं है, तो आप मेरे अकाउंट में देखिए मुझे पैसा कहां से आया। लेकिन बाहर मीडिया में यह बताया जा रहा है कि इसका लाइसेंस रद्द किया, जो है ही नहीं वो रद्द किया। फिर किस लाइसेंस में आ रहा है कि उस लाइसेंस में एक कंडीशन थी, इन्होंने ये वायलेट किया। ये ऐसा ही हुआ जब वो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, तब सारे चैनल बैंकों के स्टेटमेंट दिखा रहे थे कि रिया चक्रवर्ती जो उसकी प्रेमिका थी, कितने करोड़ों रुपए उसके अकाउंट में जमा करवाए, बताइए। बाद में इनकम टैक्स ने रिपोर्ट फाइल की, क्लोजर रिपोर्ट, कि रिया के अकाउंट में कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये ऐसे फर्जी अकाउंट, फर्जी स्टेटमेंट देके प्रयास किया जा रहा है कि लेह का जो उद्रेक हुआ वो विदेशी लोगों ने करवाया है, मोदी जी को बदनाम करने। ये प्रयास हो रहा है। लेकिन क्या देहरादून में हो रहा है? देहरादून में पेपर लीक के मामले में हजारों के तादाद में छात्र रास्ते पे आ गए, रात भर बैठे और नारे लग रहे थे। आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या हो गया जैन जी को। उन्हें कहा आजादी चाहिए मोदी से, आजादी चाहिए धामी से, आजादी चाहिए भ्रष्टाचार से, आजादी चाहिए बेरोजगारी से, ये नारे हैं। और एक लड़की का वहां पे ऑडियो लीक जो हुआ, वो लड़की ने कहा कि गांव में अब भगवा घुसने नहीं देंगे, सिर्फ तिरंगा चलेगा, ये देश का एक ही ध्वज है तिरंगा। समय आ गया है, देखिए शब्द कितने लोग गुस्से में है। बोले समय आ गया है कि अब नेताओं को भगवे में लिपट के भेजना पड़ेगा। वो कहती है कि नेपाल के तो पीएम भागे हेलीकॉप्टर से, हम तुमको हेलीकॉप्टर भी भागने नहीं देंगे। ये देहरादून का है, कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है।
आज कर्नाटक में बवाल हुआ, लाखों के तादाद में लोग नौकरियों को लेके रास्ते पे उतर आए हैं, क्योंकि ये जनरेशन जेड जो है, आपका बेटा, मेरा बेटा भी, यदि मैं कुछ कहूं, मैं कहूं यार यार नहीं, तो बोले पापा आपने कुछ बोलना नहीं चाहिए। यू हैव अ प्रूफ ऑफ दैट? हरी भाई, मैं जब कार्यक्रम करता हूं तो सबसे ज्यादा मेरे बेटे से डरता हूं, क्योंकि उसको कार्यक्रम में कोई डाउट आया तो मुझे कहता है बेटा हाउ डिड यू से सो, आपने ऐसा कैसे कह दिया पापा? मैंने बोला बेटा ऐसा हुआ है? बोला नहीं, आई डोंट थिंक सो, ऐसा हुआ होगा। देन आई हैव टू शो हिम द प्रूफ। ओ आई थिंक आई मिस्ड इट। लेकिन भाई पिता ने बोल दिया, भाई हमारे यहाँ तो टाइम पे तो ऐसा था, पिता ने बोल दिया क्या है रे, चुप चुप, पिता बोला सो। पिताजी ने बोल दिया कि ताजमहल मथुरा में है, तो बोला वो मथुरा में है भैया, ठीक है। आज यदि मैंने कहूँ कि मथुरा में है तो बेटा कहेगा कि डोंट टॉक लाइक अ फुल, नॉनसेंस, आपकी नींद पूरी नहीं होती, बड़बड़ाने लगे हैं आप। वो लिहाज नहीं करेगा इस बात का। इसका मतलब मेरी इज्जत करता है ऐसा नहीं है, वो मुझसे प्यार करता है, मेरी इज्जत करता है, लेकिन मेरी हर बात को मानेगा इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि वो जेन जी है, वो डिजिटल है, 2 सेकंड के अंदर डाटा बताता है आप। तो जेन जी करके क्यों बोला करके, मुझे आपके इसमें मैं 3-4 बार जेन जी बोला, हो सकता है हम पे भी लग जाए, जेन जी क्यों बोला, जेन जी क्यों बोला। तो नहीं, बड़ा प्रॉब्लम अब है। वो बीच में ही निकला था, अडानी बोलोगे तो मुकदमा, तुम्हारा वीडियो रिलीज हो गया, अडानी मत बोलो, अडानी बोल मत बोलो। तब हमने कहा कि भैया अडानी तो हम बोलेंगे, हम मराठी है। एक शो पे मैंने बोला, आप कैसे बोलोगे? मैंने मराठी में अडानी शब्द अज्ञानी को कहते हैं, जो अज्ञानी है उसको अडानी कहते हैं, अज्ञानी है उसको अडानी कहते हैं अडानी कहते हैं मराठी में। वाह वाह मराठी में। अरे वाह वाह। ये अडानी छे, अडानी छे मतलब खाली छे। बेजा खाली है। हाँ, तो मैंने उनको कहा कि नासिक के क्षेत्र में, जो नासिक और आसपास का क्षेत्र है, जो आपको गुजरात को भी लगता है वो आगे, वहां एक मराठी का ही एक प्रारूप है, ऐरणी भाषा, मराठी की एक स्लैंग है। जी। उसमें एक बहुत बढ़िया एजुकेशन पे गाना है जो मेरा क्लासमेट गाया करता था हमारे स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम में। शी काड़ी ने येरे शाळा, मना मायनी बापनी माले, रायगऊ अडानी लागू नागर हाकलाले। उसका मतलब था, म्हणजे शी काड़ी ने रे शाळा, कि मेरे माँ बाप, मेरा माँ अपनी बाप ने माले, मेरे माँ बाप ने यदि मुझे स्कूल में नहीं डाला तो मैं खेत में काम करना पड़ेगा, मैं अडानी रह जाऊंगा। अडानी। हाँ, तो अडानी, ये नासमझ, अज्ञानी, उसको अडानी बोलते। तो मैंने बोला मैं तो अडानी बोलूंगा, मराठी में अडानी समझो उसको। ये अपार्ट फ्रॉम द जोक। तो अब जेन जी बोलने पे भी लोगों को परेशानी हो रही है, बोले आंदोलन। अरे भाई, आपके गृह मंत्री ने, मुझे हमारे देश के ही गृह मंत्री जी ने पूरा डिपार्टमेंट खंगाला, कैसे कैसे भैया आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन के पीछे कौन रहता है, आगे कौन रहता है, कैसे हैंडल करना। उसमें जो आंदोलन क्यों क्यों होते हैं उसमें एक लिस्ट बनाई है। उसमें मस्जिद के सामने डीजे बनाने पे आंदोलन होता है, दंगे होते हैं। होली के टाइम पे दूसरे धर्म के लोगों को लगाओ तो दंगे होते हैं। इंटरकास्ट मैरिज में दंगे होते हैं। सारे कारण ढूंढे, लेकिन मेन कारण नहीं ढूंढा कि राजनीतिज्ञों के नालायक होने पे दंगे होते हैं, नाकारा वाह। होने पे दंगे होते हैं, एहसान यकीनन। फरामोश होने पे दंगे होते हैं, अय्याश होने पे दंगे होते हैं, भ्रष्ट होने पे दंगे होते हैं। नेपाल जो जला है, नेपाल नेताओं के अय्याशियों पे जला है। सही सही यहाँ बात। खाने को रोटी नहीं है और तुम पिज्जा खाते हुए फोटो दिखाओगे तो दंगे होंगे। ये सही है बात। फर्क। तो सही जो बात। हुआ लद्दाख में, और जो सरकार दमन कर रही है, सरकार के संकट बढ़ेगा, सरकार का सरकार का संकट संकट बढ़ेगा, आप कहते बढ़ेगा। हैं। जी। ये बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि आप गलत ट्रीटमेंट कर रहे हो। जहां जी मलम लगाना है वहां आप नमक छिड़क रहे हो। अशोक जी, अंत में मुझे अटल जी की एक बात याद आती है। आपको तो मालूम है, अटल जी कश्मीर के इश्यू को रिजॉल्व करना चाहते थे। वो हमेशा कहते थे
इंसानियत, जमूरियत, कश्मीरियत, एंड कश्मीरियत, कश्मीरियत, ये 3 शब्द मैं उन्होंने हरी भाई, कहे थे और वहां की जनता उन पर मैं यानी बता रहा हूं, पूरे हाँ, जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में अनंतनाग तक भी आप जाओ तो सिर्फ एक राजकीय नेता है जिसकी पूजा करते हैं, हिंदू मुसलमान सब। वो जवाहरलाल नेहरू की भी नहीं पूजा करते, मतलब फ्रैंकली बोल रहा हूं मैं आपको, वो सिर्फ अटल जी की पूजा करते हैं। वाह, वो कहते हैं कि सिर्फ एक दिल्ली में था जो कश्मीर को समझ पाया, हमारे दर्द को समझ पाया, और उस दर्द को समझ पाने में ही ये शब्द निकले थे, हिंदुस्तानियत, इंसानियत, कश्मीरियत। वो और 5 साल प्राइम मिनिस्टर होते तो कश्मीर स्वर्ग होता। ये कश्मीर के आम लोगों की फीडबैक बता रहा हूं मैं आपको। जी। लेकिन अब अटल जी कौन है इनको बताना पड़ेगा वर्तमान शासन लोगों को, नहीं, क्योंकि ये तो उनको भी बोलते हैं। ये जनाब शहनशाह आलम तो 2014 से ही भारत देखते हैं। आजादी आजादी को लेके आए हैं। हाँ, वो एक नटी है ना, वो कह रही थी कि 2014 में ही भारत आजाद हुआ। वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, और वो यूनिवर्सिटी के आप ही के गुजरात में है। अरे भाई नहीं, गुजरात में अच्छी यूनिवर्सिटी जो है, हम गांधी और सरदार की यूनिवर्सिटी के लोग हैं, सबके सब वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं होते साहब। क्या करें मगर सर। अशोक जी, आप बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ ये लद्दाख के इश्यू पर बात करने के लिए आए, और जिस प्रकार से आपने पूरा विश्लेषण किया, चिंता का विषय है, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, और अपनी सरकार को ये मानवीय दृष्टि से इसको रिजॉल्व करना चाहिए, संवाद साधना चाहिए, और मेरे ख्याल से उनको ये गिरफ्तारी, सोनम वांगचुक की आपने गिरफ्तारी से तो और भड़केगा। भड़का, आपने संवाद की बात करी। जब अटल जी पाकिस्तान से बात करने के लिए बात हो रही थी, तो संसद में सभी अटल जी के खिलाफ, वो संसद पूरा सदन ऐसा लग रहा था कि अटल जी पे धावा बोल दिया, कैसी पाकिस्तान से बात हो सकती है। तब अटल जी ने कहा कि यार, जब मैं ग्वालियर से दिल्ली आता था ट्रेन में, तो सुबह सुबह ट्रेन की एंट्री होती है दिल्ली में, तो वहां पे मैच मेकर का एक विज्ञापन पत्थरों पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ रहता था, रिश्ते ही रिश्ते, एक बार मिलके तो देखें। अटल जी ने उदाहरण दिया उसका। जी। मतलब बताओ, आदमी का क्या ऑब्जर्वेशन। सुबह विंडो पे देखते होंगे, तब हमने भी देखा कि वाकई बड़े वो पत्थरों पे चूने से लिखा हुआ है, रिश्ते ही रिश्ते, मिलके तो देखिए, और नीचे नाम। वो मैच में करते, शादी जोड़ने वाले, उन्हें कहा कि रिश्ते ही रिश्ते, एक बार मिलके तो देखिए, एक बार मिलने तो दो। नहीं होंगे राइट। रिश्ते तो ठीक है, पहले कौन से हैं, और हो गए तो उससे बढ़िया नहीं। और फिर सद्भावना बस लेके वो लाहौर गए। लाहौर गए। जी। तो ठीक। रिश्ते ही रिश्ते, आप मिलके तो देखे, या ना मिल, यहाँ रिश्ते स्थापित ही नहीं करना चाहते सर। प्रॉब्लम ये, जी। यार रिश्ते स्थापित ही नहीं करना चाहते, तो मिलने की बात ही अलग है। नहीं तो प्रधानमंत्री 2 साल मणिपुर जलने नहीं देते। जी। और जी। मुझे विश्वास है प्रधानमंत्री आग लगने के तुरंत बाद जाता तो मणिपुर कब का शांत हो जाता। ट्रू, ट्रू। पूरे लेकिन देश की विदेश नीयत में में घूम के आते हैं मणिपुर नहीं जाता। और मन की बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।